ठीक है, विल्सन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस डिजीज को डिस्कवर किया था। वी आर टॉकिंग अबाउट विल्सन्स डिजीज। ठीक है, तो एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, क्रोमोसोम नंबर 3 पे होता है। ऐसा नहीं कि किसी को ये प्रॉब्लम जन्म से नहीं थी, अचानक आ गई। धीरे धीरे कॉपर डिपॉजिट होता रहा होता रहा होता रहा और धीरे धीरे ऑर्गन्स के डिसफंक्शन हो गए। राइट, हम लोग कहते हैं दिस इज ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। राइट, और यहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बॉडी में सेल्यूलोप्लाज्मिन कम होता है जो कॉपर को ट्रांसपोर्ट करता है। अगर सेल्यूलोप्लाज्मिन कम होगा तो कॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा और डिफरेंट टिश्यूज में ये कॉपर आपका डिपॉजिट हो जाएगा। राइट, तो हम लोग कहते हैं विल्सन्स डिजीज में, WD लिख लेते हैं इसको, विल्सन्स डिजीज। विल्सन्स डिजीज is autosomal recessive disorder। जो आपके जेनेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं ना, ऑटोसोमल रेसेसिव हो सकते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकते हैं, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव हो सकते हैं, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें जेनेटिक्स की बातें हैं। मेनली प्रेजेंट एट क्रोमोसोम नंबर 13 and 3। ठीक है, लिख लेते हैं, द जेनेटिक डिफेक्ट is on chromosome number 3, sorry 13 and 3, mainly 13। राइट, मतलब ये कि कंजेनाइटल प्रॉब्लम है। ठीक है, पेशेंट लेके आया है, धीरे धीरे उसमें चीजें मैनिफेस्ट करेंगी और आगे चल के पेशेंट सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल उसका ट्रीटमेंट टाइमली स्टार्ट हो गया है कॉपर रेड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं देयर इज एब्सेंस ऑफ क्या, कॉपर ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन, जिसको हम लोग कहते हैं सेल्यूलोप्लाज्मिन। राइट, लिखते हैं इट इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मेन कॉपर ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन्स इन ब्लड। और जो मेन कॉपर ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन है दैट इज सेल्यूलोप्लाज्मिन। राइट, हम लोग इसी को कहते हैं सेल्यूलोप्लाज्मिन। ठीक है, ये ब्लड में पाया जाता है। अगर ये होगा तब ये कॉपर को कैरी करके डिफरेंट टारगेट ऑर्गन्स तक ले जा पाएगा। ठीक है, तो कॉपर ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन है आपकी सेल्यूलोप्लाज्मिन। जैसे आयरन ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन होती है, वो आपकी क्या होती है, ट्रांसफेरिन। राइट, और एंड रिजल्ट क्या होता है यहाँ पे, सेल्यूलोप्लाज्मिन आपका क्या हो गया, कम हो गया। एंड रिजल्ट ये है कि कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स में कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड। राइट, यहाँ पे कॉपर कहीं कहीं डिपॉजिट हो जाता है, कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड इन फ्यू स्पेसिफिक ऑर्गन्स। ठीक है, और आगे चल के ये क्या करेगा, कॉजिंग डिसफंक्शन। तो जहां पे ये जरूरत से ज्यादा डिपॉजिट हो जाएगा, उन ऑर्गन्स का फेलियर हो सकता है या डिसफंक्शन हो सकता है, मतलब वो अपने ऑप्टिमल लेवल पे शायद फंक्शन ना करें। है ना, तो यहाँ पे बात किए लेते हैं कि कहाँ कहाँ डिपॉजिट होगा और इसको आयरन से कंपेयर कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट की बात करें, अगर किसी के लिवर की बात करें तो लिवर में आयरन भी स्टोर होता है। ठीक है, आयरन, हम लोग कहते हैं आयरन स्टोर होता है फेरिटिन के फॉर्म में। ठीक है, और यही फेरिटिन धीरे धीरे आयरन रिलीज करता है। लेकिन ये आयरन अपने आप बोन मैरो के पास नहीं जाएगा, बोन मैरो के पास ये ट्रांसफेरिन, आयरन ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन होती है, ट्रांसफेरिन। आयरन और ट्रांसफेरिन होंगे तभी ये बोन मैरो तक पहुंचेगा। ठीक है, और बोन मैरो में ये क्या करेगा, हीमोग्लोबिन और आरबीसी का फॉर्मेशन करेगा। तो इसी वजह से हमारी बॉडी में आरबीसी मतलब हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। और अगर किसी में आयरन कम होगा, हीमोग्लोबिन कम बनेगा और पेशेंट में एनीमिया होगा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे मैं कह रहा हूँ
लिवर आपके मिनरल्स स्टोर करता है, लिवर स्टोर्स मिनरल्स, मेनली आपके आयरन एंड कॉपर, आयरन एंड कॉपर, ठीक है, आयरन एंड कॉपर। अगर किसी की बॉडी में ट्रांसफेरिन कम हो जाए तो ऐसे केस में क्या होगा, आयरन लीवर के पास ही रह जाएगा, या जिस और जो ऑर्गन्स आयरन रिच हैं वहां डिपॉजिट होता जाएगा, है ना। जब किसी टारगेट ऑर्गन के पास भेजना होगा तो ये ट्रांसपोर्टर आपके पास प्रोटीन ही नहीं होगी, राइट। तो यहाँ पे सिंपली कह लेते हैं इफ ट्रांसफेरिन इज एब्सेंट, ट्रांसफेरिन किसी के पास एब्सेंट है, जरूरी नहीं कि पेशेंट में आयरन कम है, आयरन लिवर में स्टोर हो रखा है, लेकिन क्योंकि ट्रांसफेरिन कम है इस वजह से ट्रांसफेरिन आपके बोन मैरो तक नहीं पहुंचा, टारगेट ऑर्गन तक नहीं पहुंचा, जहां स्टोर होना चाहिए वहां स्टोर ही रह गया, ठीक है। तो अगर ट्रांसफेरिन आपका नहीं है तो इसका मतलब लिवर के अंदर और भी ऑर्गन्स के अंदर, लिवर के अंदर ज्यादा क्या डिपॉजिट हो जाएगा, आयरन। तो हम लोग कह सकते हैं लिवर गेट्स ओवरलोडेड विद आयरन, लिवर के पास आयरन आ रहा है लेकिन लिवर से आयरन जा नहीं रहा है कहीं पे, ओवरलोडेड विद आयरन। हम लोग इसी कंडीशन को कह देते हैं हीमोक्रोमेटोसिस, हीमोक्रोमेटोसिस, ठीक है। लीवर आपका ब्रॉन्ज हो जाता है, अगर आप इसकी बायोप्सी कराइए लीवर के टुकड़े को, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराइए। इसी तरीके से सिमिलरली लीवर आपका कॉपर को भी स्टोर करता है, तो यहाँ पे बना लेते हैं, ये लीवर है, ठीक है, इसके अंदर कॉपर भी स्टोर होता है, ठीक है। तो लिवर विटामिन को भी स्टोर करता है, जैसे विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी, उसी तरीके से मिनरल्स को भी। जब इसको डिफरेंट एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए सेल्स को देना होता है तो अभी यहाँ दे नहीं पाता कभी कभी, क्योंकि ये कॉपर भी अपने टारगेट ऑर्गन के पास अकेले नहीं जा सकता, ठीक है। कॉपर के भी बहुत सारे यूज हैं, इवन एनीमिया भी है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे एक सब्सटेंस की इसको जरूरत पड़ेगी, वाया सेल्यूलोप्लाज्मिन, सेल्यूलोप्लाज्मिन। सेल्यूलोप्लाज्मिन क्या है, कॉपर ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन है, कॉपर ट्रांसपोर्टर, जहां पे स्टोर होगा वहां से कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट होगा, कॉपर ट्रांसपोर्टर, राइट। तो अगर किसी की बॉडी में सेल्यूलोप्लाज्मिन कम है इसका मतलब कॉपर, कॉपर रिच ऑर्गन या स्टोरिंग ऑर्गन में स्टोर ही रह जाएगा, वहां से रिलीज नहीं होगा। कुल मिला के कॉपर का रेगुलेशन सही नहीं रहेगा अगर उसकी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन ठीक नहीं होगी, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं अगर किसी की बॉडी में सेल्यूलोप्लाज्मिन डेफिशिएंट है या एब्सेंट है, ऐसे केसेस में कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स में कॉपर का लोड ज्यादा हो जाता है, प्राइमरीली आपका कौन सा, लीवर, ओवर पीरियड ऑफ टाइम बाकी जगहों पे भी डिपॉजिट होगा, और फ्री आयरन बिना मतलब के इधर उधर बॉडी में घूमता रहेगा, जिसकी वजह से डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली सेल्यूलोप्लाज्मिन आपका कम है, जिसकी वजह से कॉपर मोर इन लीवर, आई, ब्रेन, ठीक है, बाकी ऑर्गन्स में भी जा सकता है। हम लोग इसी कंडीशन को कह देते हैं अगर कॉपर जरूरत से ज्यादा डिपॉजिट हो गया है, वी कॉल इट विल्सन्स डिजीज, इसी को हम लोग कह देते हैं विल्सन्स डिजीज, राइट। एनीथिंग इन एक्सेस इज ऑलवेज हार्मफुल, तो वही हाल यहाँ पे है, जहां पे इनको पहुंचना चाहिए वहां पे पहुंच नहीं रहे हैं। इतनी चीजें तो मैंने चैट सेक्शन में भी बताई थी, है ना। एक बार कॉपर स्टोर हो गया उसके बाद वो इमोबिलाइज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से देख लेते हैं हम लोग, विल्सन्स डिजीज में सिंपली हम लोग कह रहे हैं कॉपर मेटाबॉलिज्म, कॉपर के मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम है। तो एक तरीके से ये मेटाबॉलिक डिजीज है जहाँ पे कॉपर का मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं हो रहा है। एक ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि मुझे आज विल्सन डिजीज नहीं है कल हो जाएगा, अगर मैं इसकी जीन लेके आया होता डिफेक्टिव जीन तो मुझे अब तक विल्सन डिजीज के कुछ मैनिफेस्टेशंस आ गए होते और कुछ मैनिफेस्टेशंस आगे आते।
ऐसा नहीं होता कि आज मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ और कल मुझे पता चले कि मैं विल्सन्स डिजीज का हूँ। ठीक है, बचपन से ही इसके सिम्टम्स आने लगते हैं। सेरुलोप्लाज्मिन कम रहता है। सेरुलोप्लाज्मिन इज कॉपर ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन, राइट। एंड रिजल्ट क्या है, कॉपर आपके कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स में जहां इसकी एफिनिटी ज्यादा है, जहां पे ये नेचुरली स्टोर होता है, वहां से इमोबिलाइज नहीं होगा क्योंकि इसको ट्रांसपोर्ट करने वाली प्रोटीन्स नहीं है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, है ना, कंपैरिजन। अगर किसी की बॉडी में आयरन है, स्टोर्ड है फेरिटिन के फॉर्म में, लेकिन इसको ले जाने वाला कोई नहीं है, ठीक है, जैसे ट्रांसफेरिन नहीं है, तो ये आयरन टारगेट ऑर्गन तक नहीं जाएगा। इंसान खा पी रहा होगा तो बॉडी में जाएगा और लीवर में स्टोर होता जाएगा, धीरे धीरे लीवर फेलियर कराएगा, ठीक है। और स्टोर अगर लीवर में ज्यादा हो गया, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा हो गया, तो सेकंड कहीं किसी और ऑर्गन में स्टोर होगा, और इसी तरीके से डिफरेंट आपके कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कह देते हैं, अगर आपके आयरन लीवर में स्टोर हो गए या किसी और ऑर्गन में स्टोर हो गए, तो ऑर्गन डिस्फंक्शन, लिवर फेलियर, और इस डिजीज को हम लोग कहते हैं हीमोक्रोमेटोसिस। सिमिलरली सेरुलोप्लाज्मिन कम है, लिवर जो कुछ भी कॉपर स्टोर किया होगा वो हमेशा के लिए स्टोर हो गया। जैसे जैसे इंसान खाना खा रहा है, कुछ न कुछ कॉपर ले रहा है, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड में आया, बिना सेरुलोप्लाज्मिन के लीवर के पास आया, अब इसको मूव कराने के लिए सेरुलोप्लाज्मिन चाहिए, वो है नहीं। मतलब एक बार लीवर में आ गया, अब भाई साहब लीवर में ही रहेंगे, ठीक है, लीवर को खराब करके मानेंगे। सेरुलोप्लाज्मिन कम है, कॉपर ज्यादा है, ठीक है, ये आपका हो गया विल्सन्स डिजीज, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आइए यहाँ पे दूसरे निमोनिक की बात कर लेते हैं। जो मैनिफेस्टेशंस आते हैं मेनली 3 ऑर्गन के डिस्फंक्शन की वजह से आते हैं, ठीक है। क्लिनिकल फीचर पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे निमोनिक की बात कर लेते हैं, ताकि कोई गलती से ये डिजीज पूछ ले तो कुछ चीज बता दो। कॉपर बेल, तुम लोग स्कूल गए होगे कभी ना कभी, ठीक है, आई होप स्कूल तो गए ही होगे, मैं कभी स्कूल नहीं गया। तो यहाँ पे कॉपर बेल की बात की जा रही है, ठीक है। कॉपर का मतलब आपका कॉपर, ये जो डिपॉजिट होने जा रहा है। बेल का मतलब हो गया ब्रेन, ई का मतलब हो गया आई, एंड एल का मतलब हो गया लीवर। तो जो ये डिपॉजिट होता है, ये आपके रिवर्स ऑर्डर में डिपॉजिट होता है। सबसे पहले लीवर में, लीवर भर गया पूरे कॉपर से, अब और डिपॉजिट नहीं हो सकता, तो अब आई में, फिर उसके बाद आपके ब्रेन में। डिपॉजिट कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं एक इंसान बना के। इंसान जहां तक बनाने की बात है, मैं अपने जैसा इंसान ही बना पाता हूँ, पतला दुबला और एक नंबर का अजीबोगरीब। तो यहाँ पे पहले लिवर में डिपॉजिट हुआ, फिर उसके बाद आईज में डिपॉजिट हुआ, फिर उसके बाद ब्रेन के अंदर डिपॉजिट हुआ, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कॉपर बेल। तो ये नीचे से डिपॉजिट होना शुरू होता है, दिस इज लीवर, ये आई है, और यहाँ पे आपका ब्रेन है। इसका मतलब 3 जगह डिपॉजिट होगा, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्लिनिकल फीचर्स में ये ऑर्गन्स अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो पेशेंट में साइन एंड सिम्टम्स क्या आएंगे, राइट, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग कह देते हैं बी ई एल। जो कॉपर डिपॉजिट होता है वो आपके रिवर्स ऑर्डर में डिपॉजिट होता है, मतलब फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड। मान लो कोई 2 साल का इंसान मिला, अभी उसके आई में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कॉपर नीचे लीवर से डिपॉजिट होना स्टार्ट होगा, क्योंकि लीवर का ही काम था कॉपर को स्टोर करना। लेकिन जब लीवर इतना कॉपर स्टोर कर लेगा कि अब उसके पास जगह ही नहीं है, तो बाकी ऑर्गन्स में भी ये चीजें डिस्ट्रीब्यूट होंगी। तो जो ऑर्डर है कॉपर स्टोरेज का, वो कुछ इसी तरीके से है, ठीक है, डाउन टू अप। तो इसीलिए निमोनिक बता रहे हैं इसका, कॉपर की घंटी, कॉपर बेल। और जो आपका डिपोजिशन हो रहा है ये रिवर्स ऑर्डर में। इंसान में तो कुछ रिवर्स होता नहीं, मतलब डाउन टू अप, डाउन टू अप, ठीक है। एक बच्चा है, हो सकता है उसको जॉन्डिस मिले, आगे चल के जब वो यंग हो जाए तो उसको आई में कुछ प्रॉब्लम्स मिले, केसर फ्लेसर रिंग्स, और आगे चल के उसके ब्रेन में डिपॉजिट हो जाए तो भाई साहब पगला जाए, या कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम या ट्रेमर कोरिया या दौरे की प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। ये निमोनिक काफी हेल्पफुल रहेगा, इसी हिसाब से
हम लोग क्लिनिकल फीचर्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले पेशेंट में लिवर डिसफंक्शन होगा, लिवर की बीमारी होगी, हो सकता है पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकता है एनकेफ्लोपैथी हो सकता है जॉन्डिस मिले, राइट। तो यहाँ पे जब क्लिनिकल फीचर्स की बात करेंगे तो इसी अकॉर्डिंग करेंगे। क्लिनिकल फीचर का मतलब है साइन एंड सिम्टम्स, राइट। क्या पेशेंट कंप्लेंट बताए और क्या चीज आप एग्जामिन करो, है ना, हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के बेसिस पे। तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं साइंस एंड सिम्टम्स। सिम्टम का मतलब हिस्ट्री में जो पेशेंट बताएगा कि भाई उसको भूख नहीं लगती, उसका शरीर पीला हो गया है, आंखें पीली हो गई हैं, यूरिन पीला हो गया है, स्किन पीली हो गई है, मतलब जॉन्डिस से रिलेटेड हो सकता है, वॉमिटिंग वगैरह की हिस्ट्री दे। ठीक है। साइन का मतलब ये है कि आपने इन भाई साहब की आई देखी, आपको जॉन्डिस मिल गया, आपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास भेजा, केसर फ्लेसर रिंग्स मिल गए, ठीक है, और दिमाग इनका खराब है, आपने दिमाग को भी एग्जामिन कर लिया, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं पेशेंट आपका प्रेजेंट करेगा अर्ली एज से, 20 के पहले, लिवर डिसफंक्शन की वजह से, ठीक है। आगे चल के पेशेंट को हो सकता है कैटरेक्ट हो जाए, ठीक है, मतलब आपके लेंस में ये कॉपर डिपॉजिट हो सकता है डेसिमेट मेम्ब्रेन में, मतलब कॉर्निया में डिपॉजिट हो जाए, तो दिखने में प्रॉब्लम हो सकता है, और आगे चल के पेशेंट को दिमाग की कुछ प्रॉब्लम्स हो, जैसे सीजर्स हो गए, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हो गए, जैसे आपके ट्रेमर्स हो गए, कोरिया हो गए, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हो गए, राइट। तो इसी निमोनिक का यूज करते हुए हम लोग देखते हैं पहला मैनिफेस्टेशन जो आएगा वो किसकी वजह से आएगा, लिवर प्रॉब्लम की वजह से। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एवरेज एज क्या है जब यहाँ पे पेशेंट प्रेजेंट करेगा। पेशेंट विल प्रेजेंट विद लिवर डिसफंक्शन, जैसे जॉन्डिस मान लो आपने, ठीक है, किस एज पे प्रेजेंट करेगा, 6 to 20 ईयर्स पे, राइट। हम लोग कहते हैं चाइल्डहुड से एडल्टहुड के बीच में ये प्रेजेंट करता है। लेकिन आगे चल के इनका लिवर खराब है, किसी ने कॉपर का लेवल कराया, अगर ट्रीट नहीं किया गया तो कुछ विजन रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, और तब भी अगर डिजीज प्रोग्रेस कर गई तो कुछ ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि इनके अलावा कोई प्रॉब्लम मिलेगी ही नहीं, बाकी ऑर्गन्स में कॉपर पहुंचेगा ही नहीं, बाकी ऑर्गन्स में भी पहुंचेगा वंस द लिवर गेट्स सैचुरेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ कॉपर। तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं, फर्स्ट कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड इन लिवर। अब जब एक बार लिवर सैचुरेट हो गया, व्हेन लिवर गेट्स सैचुरेटेड, सैचुरेटेड मतलब इससे ज्यादा कॉपर अब लिवर एक्सेप्ट नहीं कर सकता, राइट। व्हेन लिवर गेट्स सैचुरेटेड विद कॉपर, तब ये कॉपर कहीं और पे जाके डिपॉजिट होना स्टार्ट करेगा, राइट। देन कॉपर मूव्स अपवर्ड्स, देन कॉपर मूव्स अपवर्ड्स, और मेनली फिर वही बेल वाली बात करते हैं, एंड gets deposited in other organs, example eyes and brain, and then gets deposited in other organs, organ कोई भी हो सकता है, example eyes and brain। तो हमारा बेल वाला ऑर्डर अभी तक बचा हुआ है, बना हुआ है, ठीक है। तो हम इसी लॉजिक पे पढ़ेंगे कि जो मेन साइन एंड सिम्टम्स है उनको ऑर्डर वाइज देख लें। पहला साइन एंड सिम्टम आपके लिवर से रिलेट करता हुआ मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने कहा है कि आपके रिवर्स ऑर्डर में सिम्टम्स स्टार्ट होंगे। लिवर ही आपका प्राइमरी ऑर्गन है जो वैसे भी कॉपर स्टोर करता, तो उसके पास पहले से ज्यादा कॉपर था, ठीक है, और जो ब्लड के साथ आ रहा है वो स्टोर तो हो जा रहा है, वहां से रिलीज नहीं हो पा रहा है, तो धीरे धीरे लिवर की कैपेसिटी से ज्यादा कॉपर आ गया, अब लिवर कह देगा कि कोई और लोग स्टोर करो इसको, राइट। यहाँ पे हम लोग कहेंगे साइन एंड सिम्टम्स में द एवरेज एज ऑफ प्रेजेंटेशन, एवरेज एज ऑफ प्रेजेंटेशन अगर डॉक्टर पकड़ पाए तो इस क्या, 6 to 20 ईयर्स, राइट। अब ऐसा नहीं कि जिस दिन ये मिलेगा उस दिन इसके विल्सन्स डिजीज के सारे सिम्टम्स रहेंगे। कॉपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हुआ है लिवर से, है ना, तो हम लोग कहते हैं प्रेजेंटेशन इसका होता है विद लिवर डिस्फंक्शन,
है ना, प्रेजेंट्स विद लिवर डिसफंक्शन, है ना, क्योंकि कॉपर पहले कहाँ पे डिपॉजिट हुआ, बियॉन्ड परमिसिबल लिमिट्स, लिवर डिसफंक्शन। चाहे लिवर फेल हो जाए इनका भाई साहब का, लिवर डिसफंक्शन। तो हम लोगों ने कई दिन से लिवर हेपेटाइटिस एंड ऑल दीज पढ़े थे। क्रॉनिक हेपेटाइटिस की इटियोलॉजी में हम लोगों ने कहा था मेटाबॉलिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, उनमें से एक विल्सन्स डिजीज भी है, लिवर डिसफंक्शन। ठीक है, लिवर डिसफंक्शन का मतलब आगे चल के लिवर फेलियर भी करा सकता है। जैसे मान लीजिए पेशेंट को जॉन्डिस मिल गया, राइट, पेशेंट को ब्लीडिंग वगैरह मिल गया, पेशेंट में लिवर के और भी काम है ना, पेशेंट को एल्ब्यूमिन नहीं बन रहा है, पेशेंट में एडिमा मिल गया, सूजन वगैरह मिल गई, है ना, जो एडिमा सबसे पहले मिलेगी दैट इज एसाइटिस। तो ये सारे क्लिनिकल फीचर्स तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके बाद यही चीज आपकी और प्रोग्रेस करेगी। अब कॉपर कहीं और डिपॉजिट होगा। अब ये कॉपर कहाँ जाएगा, इसको आई की तरफ लेके जाओ, है ना, मूव्स अपवर्ड्स। अभी डायग्राम दिखाएंगे, बाकी जगह पे भी ये कॉपर डिपॉजिट होगा। हो सकता है हार्ट में डिपॉजिट हो, हार्ट फेलियर भी कर दे, लेकिन वो उतना कॉमन नहीं है। जब हर जगह से सेचुरेट हो जाएगा तो हार्ट में भी और ज्यादा डिपॉजिट होगा, राइट। तो यहाँ पे अगर मूव्स अपवर्ड्स की बात करें, मैंने कह दिया ये भाई साहब पहुंच गए आईज के पास। ठीक है, ये बड़ी खूबसूरत आईज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आई के अंदर दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो ब्लैक वाला स्ट्रक्चर होता है वो कॉर्निया होता है, उसके अंदर लेंस होता है। इस तरीके से मान लीजिए मैंने आई का लेंस बना दिया, ठीक है, और उसके किनारे किनारे ब्लैक वाले पोर्शन मैंने कॉर्निया के बना दिए, ठीक है। तो अब ये सेकेंड जगह जहां पे डिपॉजिट होगा वो आपकी आईज होंगी, ठीक है, आईज, जहां पे ज्यादा मैटर करेगा अपने लेक्चर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे लेंस है, लेंस के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा, और प्लस दूसरी चीज जो ब्लैक पोर्शन होती है आई की, ठीक है, दैट इज कॉर्निया, जो ऐश्वर्या राय की ब्लू है, ठीक है। तो लेंस और कॉर्निया यहाँ पे डिपॉजिट होगा, लेंस के अंदर डिपॉजिट होगा, लेंस ओपेक हो जाएगा, हम लोग कह देते हैं यहाँ कॉपर डिपॉजिट हुआ, कैटरेक्ट हो गया, ठीक है, आंखें इसकी व्हाइट हो गई। और यहाँ पे कॉर्निया के अंदर डेस्मेट मेम्ब्रेन होती है, कई लेयर होते हैं कॉर्निया के, हम लोग कह देते हैं केएफ रिंग्स। ये ऐसे बाहर से बड़ी मुश्किल से देखेंगी, आई के डॉक्टर्स ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट इसके लिए स्लिट लैंप एग्जामिनेशन कराते हैं, वहां पे दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कह दिया कॉर्निया में डिपॉजिट हो गया केएफ रिंग्स। केएफ का मतलब हो गया ये आपके केसर फ्लीसर रिंग्स, केसर, केएफ रिंग्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम वगैरह में काफी पूछा जाता है ये। और अगर आप आई से एमडी करोगे तब तो ये आपको देखने ही है, और काफी दिखते भी हैं, काफी कॉमन प्रॉब्लम है। केएफ रिंग नाम से हम लोग जानते हैं, केएफ रिंग्स। आगे चल के अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई। अगर मेन एक और ऑर्गन है जहाँ पे कॉपर जाता रहेगा, अब ये आपके और ऊपर पहुंचेगा, तो बॉडी में ब्रेन शायद सबसे ऊपर होता है, ठीक है, भले ही कम होता हो। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे अब ये ब्रेन में डिपॉजिट हो जाए, अक्सर ब्रेन स्टेम और आपके बेसल गैंग्लिया में, ठीक है। अब ये भाई साहब ब्रेन में खूब ज्यादा डिपॉजिट हो जाएंगे। तो अब आपके कुछ सीएनएस मैनिफेस्टेशंस मिलेंगे, कुछ न्यूरोलॉजिकल, कुछ साइकोलॉजिकल, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं न्यूरो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स। तो अब पेशेंट में क्या प्रॉब्लम होगी, साइको हो जाएगा, न्यूरो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, न्यूरो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, मतलब न्यूरोसिस भी है, साइकोसिस भी है, राइट। मैंने कह दिया न्यूरोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल का मतलब न्यूरोसिस है, साइकोलॉजिकल का मतलब साइकोसिस है। दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, एक को साइकेट्रिस्ट देखते हैं, एक को न्यूरोलॉजिस्ट देखते हैं, अभी इनकी बात करेंगे, ठीक है। फिर से आ जाते हैं हम लोग ऊपर। ये मेन तीन ऑर्गन्स के आपको इफेक्ट करेगा अगर किसी में सेल्यूलोप्लाज्मिन नहीं होगा, मतलब कॉपर ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन बॉडी में नहीं है।
कॉपर बस रैंडमली जमा हो जाएगा बॉडी में, एक्सक्रीट भी होता रहेगा, लेकिन जिन ऑर्गन्स में एफिनिटी ज्यादा है कॉपर की वहां डिपॉजिट हो जाएंगे। लीवर का काम ही यही है, कॉपर को डिपॉजिट करना, कॉपर को स्टोर करना। तो सबसे पहले आपका कॉपर लीवर को डिपॉजिट हुआ, फिर ऊपर आईज तक गया, फिर ब्रेन तक गया। ठीक है, डिपॉजिट कहीं पे भी हो सकता है। तो लीवर से स्टार्ट किया इसने कहानी, 6 to 20 ईयर्स में इतना लीवर में डिपॉजिट हो गया कि लीवर फेलियर तक करा दिया इसने, या जॉन्डिस एंड ऑल सिम्टम्स जो लीवर से रिलेटेड है। अब दिस कॉपर मूव्स अपवर्ड्स, और ये आई में लेंस में डिपॉजिट हो गया और कॉर्निया में। ठीक है, लेंस में हुआ, लेंस ओपेक हो गया, कैटरेक्ट हो गया। कॉर्निया में डिपॉजिट हुआ, इससे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम लोग एग्जामिन करते हैं तो विल्सन डिजीज की डायग्नोसिस में केएफ रिंग अगर दिख जाए तो कंफर्मेटरी है। फिर उसके बाद और ऊपर गया, ब्रेन के पास पहुंचा। ठीक है, और ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गया, न्यूरोसिस और साइकोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक ऑर्डर देख लिया है, बाकी मैनिफेस्टेशन पढ़ने से पहले तो हम लोग कहते हैं पहले लिवर डिसफंक्शन, फिर उसके बाद आई प्रॉब्लम्स, और फिर उसके बाद सीएनएस प्रॉब्लम्स, मतलब ब्रेन प्रॉब्लम्स। तो लीवर की प्रॉब्लम की बात तो हम लोगों ने बहुत पहले से बहुत ज्यादा करी हुई है। अगर आई की बात किया जाए तो यहाँ पे लेंस में डिपॉजिट हो गया, हम लोगों ने कह दिया सनफ्लावर कैटरेक्ट। ठीक है, और दूसरा हम लोगों ने कह दिया ये आपके कॉर्निया के डेसिमेट मेम्ब्रेन में डिपॉजिट हो गया, हम लोगों ने कह दिया के एफ रिंग्स। इसको नेकेड आई से देखना मुश्किल होता है, स्लिट लैंप एग्जामिनेशन जब आप लोग ऑप्था पढ़ोगे तो देखोगे, स्लिट लैंप एग्जामिनेशन से ये बेहतर दिखता है। अब इसको भी कुछ याद नहीं करना है। अगर आप विल्सन लिखते हो, विल्सन देखो इसमें सन आ जाता है, भले ये दूसरा वाला सन हो। तो अगर आपसे कोई पूछे विल्सन डिजीज में कौन सा कैटरेक्ट मिलता है तो आप सनफ्लावर कैटरेक्ट बताओ। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे के एफ रिंग्स। तो आज एटलीस्ट मैं आपको के एफ रिंग्स दिखा देता हूँ, डिफरेंट आईज की पिक्चर है मेरे पास। अब ऐसा नहीं है कि किसी में लिवर डिसऑर्डर के पहले होगा, किसी पेशेंट में जॉन्डिस हो। जॉन्डिस का मतलब पेशेंट की आईज आपकी कैसी हो, आईज आपकी हो जाए, आईज में जो व्हाइट पार्ट है अगर वो येलो हो जाए तो इसका मतलब जॉन्डिस है, और इन भाई साहब को इक्टरस मिल गया है। ठीक है, ये आपकी येलो आईज है ना। तो यहाँ पे स्क्लेरा येलो है, व्हाइट वाला पोर्शन येलो हो गया, जॉन्डिस है। इसी पेशेंट में आपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास भेजा कि भाई बताओ इनकी आंखों में कुछ कॉपर वगैरह तो नहीं डिपॉजिट हो गया है। ठीक है, तो स्लिट लैंप एग्जामिनेशन से ये एग्जामिन करके बता सकते हैं कि पेशेंट की आईज में कॉपर डिपॉजिट है कि नहीं है। ठीक है, ये आपका कॉर्निया है, कॉर्निया, और इसी में स्लिट लैंप एग्जामिनेशन से आपके इस टाइप के स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, हम लोग कहते हैं इन्हीं को के एफ रिंग्स। ठीक है, यहाँ पे भी आप लोग देख पा रहे हो के एफ रिंग्स। जब आई से एमडी करोगे तो ये सब चीजें काफी आप लोगों को दिखेंगी। इसके अलावा हम लोग कहते हैं आगे चल के, और ये विल्सन वाला कॉन्सेप्ट तो आपको याद ही रहेगा, विल्सन को इस तरीके से लिख लो, और सनफ्लावर कैटरेक्ट की कभी बात आए तो सोचना भी ना पड़े कि कहाँ मिलता है। बात करते हैं साइकोसिस और न्यूरोसिस के, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक साइको इंसान होगा तो साइकेट्रिस्ट के पास जाएगा, एक किसी का दिमाग खराब हो गया है, वाकई दिमाग खराब है, तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएगा। तो आइए चैट सेक्शन में देखते हैं साइकोसिस और न्यूरोसिस में क्या फर्क है। तुम ही लोगों में से कोई मुझे बताओ साइकोसिस और न्यूरोसिस में फर्क क्या है। देखते हैं कौन बताते हो, माइक ऑन कर दिया है, किसको आप लोग साइको कहोगे, किसको आप लोग कहोगे कि न्यूरोसिस है। सही बता रहे हो तुम लोग, चैट सेक्शन में बिल्कुल सही बता रहे हो, वेरी नाइस। प्रतीक, आंचल, सचिन, बहुत बढ़िया। साइको, जैसे मान लो साइको तुम लोग किसको कहते हो, जिसको पता ही ना हो कि वो जिंदगी में कर क्या रहा है। ठीक है, जैसे मान लो ये साइको है, मेल है, किसी लड़की के पीछे पड़ गया है, तो इसका मतलब जो साइको है उसका दिमाग खराब है कि पगला गया है, क्या है वो, बताओ यार तुम लोग। माइक ऑफ है क्या, ऑन है। ये साइको भाई साहब जो हैं, इन्होंने अपनी औकात